जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारा एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट पर है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 26 फरवरी 2024 को ये प्रैक्टिस सेट आया हुआ था। सबसे पहले यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है कि कागज पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। अब पेपर कटिंग में जब इसको इस बार से फोल्ड करके इसको हम ओपन करेंगे तो किस प्रकार से आएंगे। देखिए, ये वाला ब्लॉक तो सभी में सेम होगा, सभी में सेम है। अब जब इस प्रकार को हम इस प्रकार में पलटेंगे तो ये किस प्रकार भाई? सेम इसी प्रकार ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर सेम इस प्रकार से नहीं है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस प्रकार ये थोड़ा चेंजमेंट है। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब जब हम इस प्रकार को ऊपर की ओर पलटेंगे तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे की ओर है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सेम है, ये ऊपर की ओर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं जब केवल एक तरफ से गिना जाता है, और उमेश रोहित के आसन्न बैठा है। मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है जब केवल एक तरफ से गिना जाता है। उमेश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्लियर? तो सबसे पहले इसको भाई कैसा है, वर्ग है, तो वर्ग 2 बनाएंगे हम यहाँ पर। अगर एक भी वर्ग बनाएंगे तो शायद चांसेस हैं बन जाए, लेकिन 2 अगर वर्ग बना लेंगे तो हमें कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। अब कह रहे हैं बीच में बैठे हैं 2 लोग, सेम इसमें भी। अब कह रहा है क्या? सभी रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी और वो एक ही तरफ बैठे हैं। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर, तो भाई रोहित के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? रीना बैठी, बिल्कुल यहां पर हो सकता, ठीक दाईं ओर बैठी है। मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। मोनिका रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान कौन है यहाँ पे? रीना के चौथे स्थान पे मोनिका बैठी। कौन बैठी है भाई? मोनिका बैठी। आगे क्या दिया था भाई? रीना रोहित के ठीक है, और क्या था इसमें? मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, मतलब कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान, मोनिका का मुख रोहित की तरफ है जो कि कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, मतलब कविता के बाईं ओर, मतलब कविता को हम यहाँ पर बिठाएंगे तभी तो कविता का बाईं और दूसरा स्थान कौन होगा भाई? रोहित होगा। क्लियर? मोनिका और क्या दिया है? विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। उमेश रोहित के आसन्न बैठा है। उमेश जो है रोहित के आसन्न का मतलब बिल्कुल ही पड़ोस में बैठा है। तो उमेश जो है रोहित के पड़ोस में, यहाँ पर रीना हो गई तो उमेश यहाँ पर होगा। उमेश कहाँ पर हो जाएगा आपका? उमेश यहाँ पर बैठ जाएगा रोहित के बिल्कुल आसन्न। और दिया था भाई विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। विकास और उमेश के बीच, अगर देखो उमेश और कविता के बीच में भी 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो विकास और उमेश के बीच तभी 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं जब विकास को यहाँ पर बिठाया जाए। तो विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं। क्लियर? अगला क्या है? मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। मोनिका और रमन के बीच में, तो रमन अगर यहाँ पर बैठे तभी तो एक बीच होगा, या तो रमन को यहाँ पर बिठा देंगे, रमन को यहाँ पर बिठा, तभी तो मोनिका और रमन के बीच में विकास एक व्यक्ति बैठेगा। अब एक व्यक्ति और बैठा है, कौन बैठा है भाई? मोनिका। रीना हो गई है, कविता हो गए, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका, प्रिया, तो प्रिया को यहाँ पे बिठा, प्रिया हो। अब आपसे उमेश के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, उमेश के बाईं ओर इस बार दूसरे स्थान पे कौन है? पहला प्रिया है, दूसरा मोनिका है। उमेश के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन आ गया भाई? मोनिका आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्लीन करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
यदि के मल्टीपल एल का अर्थ है के एल का बेटा है, के प्लस एल का अर्थ है के एल की बेटी है, के डिवाइड एल का अर्थ है के एल की बहन है, के माइनस एल का अर्थ है के एल की पत्नी है। हमको इसका एक रिलेशन ट्री बना लेना है, फिर हमको कंफर्म। ठीक, यम डिवाइड एन मतलब यम डिवाइड एन, यम एन की बहन है, यम जो है वो एन की बहन है। 1 मिनट। एम जो है वो एन की बहन है, लेडीज को हमेशा हम गोले में रखेंगे, ठीक है। और एन क्रॉस ओ, एन क्रॉस ओ का मतलब एन ओ का बेटा है, एन जो है वो ओ का बेटा है, बिल्कुल। ओ माइनस पी, ओ माइनस पी का मतलब ओ पी की पत्नी है, ओ जो है वो पी की पत्नी है, वो पी की पत्नी है। पी का यम से क्या संबंध, पी कौन होगा, यम का पिता होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दिए गए व्यंजन में दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही होगा। तो इसमें से कौन सा, गुणा और भाग को चेंज करें या गुणे और माइनस को चेंज करें। गुणे और माइनस को यदि हम चेंज कर देंगे तो यहाँ 44 और 4 का बहुत ही मल्टीपल हो जाएगा, तो ये तो गलत हो। प्लस और डिवाइड को अगर चेंज करें, प्लस की जगह पे अगर हम डिवाइड लगा देंगे तो 15 से 3 का डिवाइड नहीं होगा, ये भी गलत हो। अब गुणा और प्लस, गुणा को प्लस की जगह पे और प्लस की जगह पे गुणा, मतलब 15 3 45, तो भी ये 22 से बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम होगा, तो इसको हम इन दोनों में से किसी एक को फिल करके रखते हैं। पहले इसको देखिए गुणे और माइनस को, तो 18 गुणे की जगह पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 3 प्लस 15 और डिवाइड की जगह पे गुणे में 4 माइनस का 44 बराबर में 22 आना चाहिए। तो 3 से 18 को 6 प्लस 15 चौके 60 माइनस 44 बराबर में 22। 60 से 44 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 60 से 40 जाएगा 20, 16 बचेगा। तो 16 से 22 बराबर 22 आ गया, मतलब पहला वाला इक्वेशन बिल्कुल हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगली आकृति। अब देखिए किसी एक को पकड़िए, सबसे पहले तो डॉट को चेक करेंगे, डॉट को चेक करें या प्लस को चेक करें। देखिए प्लस आपका बिल्कुल ही अलग अलग है, डॉट आपका यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, प्लस आपका यहाँ पर इसमें है, में भी सेम है, तो दोनों आकृतियां हमको चेक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले डॉट देखिए, पहले यहाँ पर था, अब एक स्थान यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब एक दूसरे नंबर पे, मतलब एक को छोड़ा, फिर यहाँ से अब यहाँ पर 1 2 3 को छोड़ा, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गए 1 2 3 4 5 को छोड़ा, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आ गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 को छोड़ के फिर आ गए। अब आगे कितने, देखिए 1 को छोड़ रहे हैं, फिर 3 को छोड़ रहे हैं, फिर 5 को छोड़ रहे हैं, फिर 7, फिर अगली बार कौन से 9 ब्लॉक छोड़ने पड़े भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को छोड़ेंगे तो डॉट कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। यहाँ पे डॉट आपका किसमें है, इसमें है, इसमें है, और ये वाला गलत हो गया, ये वाला। अब हम प्लस वाला देखेंगे, प्लस में क्या होना, एक पहले एक पे गया, मतलब कुछ नहीं छोड़ा, फिर उसके बाद में यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना था, 1 2 छोड़ा, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 4 छोड़ के 5वें स्थान पे, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 यहाँ से, मतलब 1 2 3 4 5 6 छोड़ा, अब 8 छोड़ना चाहिए, तो यहाँ से 8 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ेंगे, तो इसमें प्लस, तो प्लस इसमें होना चाहिए, प्लस किस में होना चाहिए भाई, इसमें होना चाहिए, तो प्लस यहाँ पे इसमें है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अगला आपको बताना है। देखिए 21 से 15 का मतलब माइनस का 6 हुआ, 15 से 9 मतलब माइनस का 6, 9 से 3 मतलब माइनस का 6, 3 से -3 का मतलब फिर से -6, और -3 से -6 करेंगे तो माइनस का 9 आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 176 188 200 212। अब इसमें देखिए 2 2 मतलब 12 जुड़ रहा है, 212 212 में 12 जुड़ेंगे 224। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन ए सी ई जी, मतलब 1 3 5 7 9, 9 पे क्या आता है, आई आता है, मतलब जे वाले दोनों गलत हो गए। अब दूसरा लेटर क्या है, क्योंकि 17 एस 19 पे आता है, यू 21 पे आता है, फिर 23 पे आता है, 25 पे आता है, बाई आई वाई यू आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है,
कह रहा है सभी सरीसृप उभयचर हैं, कुछ उभयचर मेढक हैं, कुछ मेढक कछुए हैं। तो भाई सभी सरीसृप, सरीसृप जो हैं, सभी सरीसृप किसमें आ रहे हैं भाई? उभयचर में। किसमें आ रहे हैं? उभयचर। कुछ उभयचर मेढक है, इनमें से कुछ जो है वो मेढक है। क्या है? मेढक है। और कुछ मेढक कछुए हैं। कुछ मेढक क्या है? कछुए। यहाँ पे कछुए लिख लो, कछुए। अब कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है, कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों नहीं है भाई? ये तो गलत हो, क्योंकि कुछ सरीसृप या कुछ उभयचर जब सरीसृप हैं तो कुछ सरीसृप उभयचर होंगे या कुछ उभयचर सरीसृप होंगे। कुछ कछुए उभयचर हैं, कुछ कछुए उभयचर हैं, बिल्कुल भाई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ उभयचर हैं कछुए, यहाँ क्या बीच में कोई संबंध बन रहा है? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वही पेपर कटिंग वाला। अब देखिए यहां से ट्रेंगल है तो जस्ट यहाँ पे आ जाएगा और गोला यहाँ पर आ। तो इस प्रकार से दोनों तरफ थोड़ा रॉन्ग है, क्योंकि जब ट्रेंगल घूमेगा तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ ये गोला है। देखिए जिसमें भी इस प्रकार से बन रहा है, ऊपर नीचे इसमें भी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें भी ऊपर नीचे बन रहा है, इसमें भी आपका ऊपर नीचे बन रहा है। अब इसमें आपका एक ही गोला बन रहा है। जब इसको इस पार से फोल्ड करें तो एक गोला यहाँ पर बनेगा, एक गोला यहाँ पर बनेगा, और जस्ट ये चीज देखिए किस में बन रही है आपकी, इसमें भी बन रही है, इसमें आपके देखो यहाँ दोनों ऊपर की तरफ कर दिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कह रहा सेम आपको छांटना। देखिए बी में 2 जोड़ते हैं 4, बी अगर देखें 2 पे आता है, वो आपका 15 पे आता है, 4 और 18, मतलब 2 जोड़ रहे हैं फिर 3 जोड़ रहे हैं, तो 2 और 3 जुड़ने चाहिए। तो यहाँ पर F कितने पे आता है? 6, 6 2 8 प्लस 2 हो रहा है। यस 19 पे और B 22 पे, इसमें भी प्लस 2 और प्लस 3 हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही है। अक्षर युग्म चयन कीजिए संबंधित। तो ये अब देखिए C 3 पे आता है, U तो बहुत ज्यादा, 3 2 5 होना चाहिए था, 1 और 2 3 होना चाहिए था, 15 और 2 17 होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कौन सी भुजाएं? 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, फिर 5 भुजाएं, फिर 4 भुजाएं। अब कितनी भुजा होनी चाहिए? 3 भुजा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही होगा। ऐसे ही आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे होंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस दिया है, फिर उसके बाद में पी क्यू आर एस पी क्यू, तो आर पी क्यू पी, आर पी क्यू पी क्यू, क्यू क्यू आर पी क्यू क्यू आना चाहिए, आर पी क्यू क्यू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही होना चाहिए, आर पी क्यू क्यू होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित को किसको मतलब कौन सा हमें युग्म बदलना चाहिए? तो भाई देखो 7 और 3 को आपस में बदलेंगे, तो 7 को यहाँ पर बदल देंगे, 3 को यहाँ पर बदल देंगे। 18 और 4 को आपस में बदलना चाहिए, 18 की जगह पे 4 अगर रखेंगे तो 18 से 2 डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो इसको कट करिए। 3 और 2 को, 3 को अगर हम 2 के स्थान पे रखेंगे, क्या 4 से 3 डिवाइड होता है? नहीं होता है, इसको बेटा 2 और 4 को आपस में डिवाइड करेंगे, 2 और 4 को देखो 4 से 2 नहीं डिवाइड होता ना, क्योंकि 1/2 बचेगा, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो उसको, तो यहाँ पर हम 2 और 4 को पहले बदल के देखेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो 2 और 4 को बदलेंगे भाई, 18 गुणे में 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस का 7 कितना आना चाहिए? 59 आना चाहिए। तो भाई 18 3 54 माइनस 8 प्लस का 7 बराबर में 59, तो कितना हो रहा है भाई? प्लस का 7 है, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा? 2 आना चाहिए। तो माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 52 प्लस 7 बराबर में 59, तो 59 बराबर 59, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको देखना है मिरर इमेज का। अब देखिए कभी भी आपको अगर मिरर में ऐसी धारियां हैं
तो मिरर के इस पार आपको ऐसी धारियां दिखनी चाहिए। अब देखिए सभी में ऐसी ऐसी, ऊपर वाले में और नीचे वाले में ऐसी हैं, तो ऐसी ऐसी धारियां जिसमें आ रही हैं, इसके भी चांसेस हैं, इसके भी चांसेस हैं, इसके भी चांसेस हैं, इसके चांसेस हैं, लेकिन ये ऊपर में ऐसे ले लिया, ये वाला गलत हो। सेम है इसमें। अब देखिए बीच वाले में देखिए इस पार को धारियां हैं, तो ये इस पार को धारियां बीच वाले में जानी चाहिए, तो इसमें चांसेस हैं, इसमें भी गलत हो गई। इसको और इसको देखना। अब देखिए सेम इस पार को जब पलटेंगे तो उस पार को ये जाएगा, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 6 व्यक्ति आर एस टी यू बी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज पर बाहर की ओर मुख करके बैठे। वृत्ताकार मेज है, 6 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। बाहर की ओर, जब भी बाहर की ओर लोग बैठते हैं तो उनका दायां बायां हो जाता है और बायां को दायां कर देंगे, और कुछ नहीं करना। पी टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। पी देखिए वैसे तो टी का दाईं ओर इस पार होता है, लेकिन अब बाईं ओर इस पार हो। पी जो है टी के ठीक बाईं, टी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? वी बैठा है, बिल्कुल। टी और आर के बीच में केवल, टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, या तो टी आर यहाँ पर बैठेगा या तो आर यहाँ पर बैठेगा, बिल्कुल। एक में यहाँ पे बिठा दीजिए और एक में आप यहाँ पे बिठा, ठीक। आर वी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब आर वी के बगल में नहीं बैठा है, यहाँ पर बैठेगा, तो ये वाला हमारा गलत है। आर और यू के बीच में केवल एस बैठा है, आर और यू के बीच में केवल एस बैठा है, तो भाई यहाँ पर एस अगर बिठाएंगे तो आर और टी के बीच में, तो एस को यहाँ बिठाओ, यू को यहाँ बिठाओ, तो आर और यू के बीच में केवल एस बैठा है। और कौन बचा है भाई? डब्लू बचा, डब्लू को यहाँ पर बिठा देंगे। पूछा है आपसे क्या है? आर के ठीक बाईं ओर, आर के ठीक बाईं ओर। अब बायां इस पार, जिस पार दायां होता है उसी पार बायां हो, तो आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है भाई? डब्लू बैठा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक जंप्स को लिख रहे हैं 72 196। जंप्स को क्या लिख रखे हैं? JUMPS, जंप्स को लिख रखे हैं भाई 72 196। और मास्क MASK, मास्क को लिखें 16 3 1 5। PUTE, पुट को लिख रखे हैं 28 49। तो के को बताइए क्या लिखेंगे? के को क्या लिखेंगे? अब देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई यहाँ पर यस को कितना लिखा है 6, यहाँ पर यस को कितना लिखा है 5, तो मतलब डायरेक्टली तो लैंग्वेज में अगर देखें तो डायरेक्टली तो लेटर्स को नहीं लिख रहे। तो अब इनमें से कॉमन देखिए क्या मिल रहा है आपको। यहाँ पर देखिए यू कॉमन मिल रहा है, और आपको क्या पूछा है? के पूछा है। क्या पूछा है? के पूछा है, मतलब इन्हीं में से कोई एक होगा। तो 4 ऑप्शन में है, इनमें 4 है? नहीं है। 3 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि के वाले में 4 नहीं। अब देखिए भाई यहाँ पर 1 1 2 बार आया है, तो 2 बार यस आया है, तो यस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यस 2 बार आया है, तो 1 1 भी 2 बार आया है, यहाँ पर यस 1 बार आया तो 1, तो यस का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया, तो 1 से 1 कट गया। और क्या है? 6 कॉमन है, यस से यस कट गया। अब क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर? ए तो कॉमन नहीं मिल रहा है, यम कॉमन मिल रहा है, तो यम का क्या हो जाएगा? यम कॉमन मिल रहा है, तो यम बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यम बराबर कितना आ जाएगा? 6। यम बराबर कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। तो यम का भी क्लियर हो गया, एम का हो गया 6। अब के और ए बचा है, ए कहीं पे कॉमन नहीं मिल रहा है, तो के का क्या हो सकता है? के का या तो आपका 3 होगा या तो 5 होगा। क्या होगा? या तो आपका 3 होगा या तो आपका 5 होगा। तो इसमें कौन सा है? 5 आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, 5 आपका ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का एक निश्चित स्टॉप को VXRT लिखा है, VXRT। देखिए यस 19 ऐसे लिख लीजिए, स्टॉप VXRT। नंबरिंग करेंगे 20 18 24 22 16 15 20। ठीक है, 19 में कितना जुड़ रहा है? 3, 20 में जुड़ रहा है 4, 15 में कितना जुड़ रहा है? 3, 16 में जुड़ रहा है 4, मतलब +3 +4 +3 और +4, यही तो सीरीज चल रही है, बिल्कुल। और वाक में WALK, तो यहाँ पे W आता है 23 पे, 1 पे, JKL 12, JK 11। पहले 3 जोड़ेंगे तो 23 3 26, 4 जोड़ेंगे तो 5, और 3 जोड़ेंगे तो 15, और 4 जोड़ेंगे तो 15, मतलब 26 पे ZEOO, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो गया।
क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसमें CEL कट रहा है, सभी में से कट कर, देखिए यल है, ई है, यल है, ई है, यल है, तो इनमें से क्या कॉमन, सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई? देखिए सबसे पहले आपका 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, उसके बाद में 3 और 5 आएगा, तो लास्ट में आपका 3 और 5 जाना चाहिए। तो लास्ट में यहाँ पे 4 5 है, ऑप्शन कट गया। लास्ट में 3 5 है, बिल्कुल सही। लास्ट में 2 और 3 है, ये भी कट गया। लास्ट में 2 और 5 है, बिल्कुल कट गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा। इससे हमें बिल्कुल ही आपको सीरीज में लगाना ही नहीं पड़ेगा, लास्ट या फर्स्ट का आपको चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाघ का अगर शावक है तो हाथी, क्योंकि बाघ के बच्चे को बोलते हैं हम शावक, और हाथी के बच्चे को, देखो हाथी को क्या बोलते हैं? हस्ती बोलते हैं ना, तो हाथी का क्या हो जाएगा? हस्ती शावक। क्या हो जाएगा आपका? हस्ती शावक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ये जीएस के क्वेश्चन हैं जो कि आपको अनुत्तर कराएंगे, बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट के जीएस और हिंदी के पोर्शन को देखते हैं। सबसे पहले जीएस है, कह रहा बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। जो बस्तर दशहरा है ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है और लगभग ये 75 दिनों तक आपका ये वाला जो दशहरा है वो मनाया जाता है, मतलब इतने दिनों तक यह जो है त्योहार चलता है। आपने सुना भी होगा जो बस्तर है ना, बस्तर ये असल में एक पठार है, ठीक है ना, क्या है? पठार है, और ये जो है जंगल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जंगल से घिरा हुआ है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है, जो बस्तर इलाका है, आपने देखा होगा कि जो अलगाववादी हैं, माओवादी जिन्हें बोलते हैं, अलगाववादी या फिर माओवादी, ठीक है, क्या बोलते हैं? माओवादी। तो इससे ये जो इलाका है ग्रसित है, ठीक है, इसीलिए ये जो बस्तर जो है ये न्यूज में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा जेम्स ऑगस्टस हिक्की को डैश डैश का जनक भी माना जाता है। ऑप्शन ए भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, अथवा फिर फोटोग्राफी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी है भारतीय टेलीविजन का जनक कहा जाता है। फिर ऑप्शन डी है भारतीय मीडिया का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, क्योंकि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के ही प्रयासों से भारत में 1780 में भारत का पहला अखबार, क्या पहला अखबार कह सकते हो, जिसका नाम था द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट। इसका प्रकाशन किया गया था पहली बार कहां से? तो कलकत्ता से। कहां से? तो कलकत्ता से किया गया था, ठीक है। पहला अखबार था आपका कौन सा? द बंगाल गजट, जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ही 1780 में भारत के कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। फिर पूछा जाता है पहला हिंदी का अखबार, तो 1826 में, और स्थान वही सेम ही रहेगा कलकत्ता से। और किसने? जुगुल किशोर शुक्ल के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। नाम क्या है? उदंड मार्तंड। मैं नाम यहां पे लिख रहा हूं, नाम क्या है? उदंड मार्तंड ये अखबार का क्या था? आपका नाम था, ठीक है। तो दो अखबार के नाम आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यहां से शुरुआत होती है, और जहां से शुरुआत होती है तो वो चीज हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। और एक ध्यान रखिए, जैसे कि एनी बेसेंट के द्वारा जो अखबार चलाया गया था उसका नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, न्यू इंडिया उसका नाम है। क्या नाम है? न्यू इंडिया उस अखबार का आपका क्या है? नाम है, ठीक है।
न्यू इंडिया क्या है आपका नाम है। वहीं एक दादा भाई नौरोजी द्वारा चलाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको इस पे सेपरेटली वीडियो जो है आप देख सकते हैं क्योंकि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। रासत, क्या नाम है, रासत गोफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा चलाया गया था क्योंकि दादा भाई जो नौरोजी हैं वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है भारत के, ठीक है ना। तो इतने अखबार आपको क्या करना है, ध्यान रखना। वहीं एक और अच्छा ध्यान रख लीजिए, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा जो है शुरू किया गया था। नाम इसका क्या है, मिरातुल अखबार, क्या नाम है, मिरातुल अखबार। ओके, तो ध्यान रखना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके न्यूज पेपर्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, फिर ऑप्शन सी आपका है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। तो भारत के साथ में जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो आपका बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और इसके दो नाम हैं, एक तो 3 बीघा कॉरिडोर, उस बाउंड्री को बोलते हैं कॉरिडोर बोलते हैं, और एक रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। क्योंकि बहुत लोग कह सकते हैं भाई रेड क्लिफ लाइन जो है वो तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बांग्लादेश था वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो इसके बीच में भी तो जो लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, वही ये ध्यान रख लीजिए, बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ओके, ठीक है। और एक चीज जान लीजिए, सबसे लंबी सीमा तो इसके साथ में, दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ में। किसके साथ में, चीन के साथ में 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। सबसे कम पूछे तो आपका अफगानिस्तान के साथ में, किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में लगभग में 104 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है ना, 104 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर पूछा कि दूसरी सबसे कम सीमा साझा किसके साथ में करता है, तो आपका भूटान। किसके साथ में, भूटान। इसकी मुझे लेंथ याद नहीं, आई थिंक 700 के कुछ समथिंग में किलोमीटर है। ठीक है ना, इतने पूछेगा हमारे एग्जाम में। फिर और पूछता है कि भाई बताइए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, तो वो है आपका गुजरात। क्या है आपका, गुजरात। और फिर नंबर 2 का भी ध्यान रखो, नंबर 2 पे है आपका आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसकी तटीय सीमा है उसे हम कठियावाड़ बोलते हैं, कठियावाड़ बोलते हैं। ओके, कठियावाड़ बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। सबसे कम पूछे तो आपको पता होगा, गोवा सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है भारत का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर डैश है में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की थी। डैश है, यहां पे हमें सन रखना है, कह रहा है किस सन में ऐसा किया गया था, 2009 में, 2005 में, 2014 में या 2011 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 2011 में। भारत में पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की गई थी। हालांकि इसका डाटा जो है, इसकी सूचना जो है प्रकाशित नहीं की गई थी 2011 में। ठीक है ना, वही एक चीज और ध्यान रखिए, और इसमें हम क्या ध्यान रख सकते हैं भाई, हाँ, जो सक्सेना समिति है वो 2009 में गठित की गई थी। इसने 2009 में ही अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को प्रस्तुत की, और फिर 2011 में ऐसा जो है पहली बार किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में
डैश है मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। कॉमन सेंस का यहाँ पे यूज करना है आपसे, आंसर इसका हो जाएगा, कह रहा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये पेश किया गया, फिर वित्त मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ही यह विधेयक पेश किया गया। ठीक है, क्योंकि भाई राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक जो है ना, क्योंकि जो भी चिकित्सा से संबंधित काम होते हैं वो आपका स्वास्थ्य जो मंत्रालय होगा वही तो करेगा। वित्त मंत्रालय तो भाई पैसों को देखता है, अगर बजट वगैरह की बात आए कहीं पे है ना तो वित्त मंत्रालय देखेगा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ये अपना वाणिज्य उद्योग देखेगा, है ना, जो व्यापार होता है वो देखेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इससे पेंशन वगैरह जो नहीं दी जाती है तो वो जो है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ही देता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 2। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। ये सिद्धांत बताते हैं कि एक तो भारत में ही लोहे की गलाने की जो प्रथा है, जो प्रचलन था वो शुरू हुआ था भारत में ही। वही दूसरा बताता है कि ये प्रचलन जो है वो जो मिडिल ईस्ट एशिया है वहां से चल के भारत में आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? डायरेक्टली वहां से आया है, 2022 में जोड़ा गया था, 2012 में या 2000 में या फिर 2002 में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ऐसा जो है मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। अब कुछ मौलिक कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है वो मैं आर बना रहा हूं, बोल रहा हूं यस है, मतलब गलत ही पढ़ा रहा हूं भाई। चलिए USSR अर्थात जिसे हम रूस बोलते हैं, वहां से भारतीय संविधान में लिए गए, मतलब उसके संविधान से प्रेरित है, रूस देश के। ठीक है, और पहले कितने थे? तो 10 थे, लेकिन यहीं पे 2002 में एक और जोड़ दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन करके? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया। कब? 2002 में। और क्या नाम उसका है? तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा से संबंधित ये जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, वही ध्यान रखिए। और किसके तहत? तो 51A के तहत। अब टोटल में कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं भाई। 10 पहले थे, एक हमने और जोड़ दिया तो टोटल में 11 हो गए। अगर मौलिक अधिकार पूछे तो पहले 7 थे, लेकिन एक कम हो गया, तो अब कितने बचे? 6 बचे हैं। ठीक है, पूछा जाएगा कि भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी सिफारिश किसने की थी, किस समिति ने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम है? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है ना, क्या आंसर होगा? स्वर्ण सिंह समिति इसका राइट जवाब होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? ऑप्शन ए 6ठी, ऑप्शन बी है 1ली, ऑप्शन सी है 3री, ऑप्शन डी है 5वीं अर्थव्यवस्था। और यही हमारा राइट जवाब होगा। यही क्या होगा? हमारा राइट जवाब होगा। यहां पे आप कॉमन सेंस का यूज करके आप 2 ऑप्शन काट सकते थे। कह रहा है कि आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था किस योजना का उद्देश्य था? तो पहली योजना का उद्देश्य ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहली योजना में तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड ही काफी ज्यादा थे, क्योंकि हम बिल्कुल अभी अभी आजाद हुए थे, हम अपने पैरों पे खड़े ही हुए थे। ठीक है ना। अब थोड़ा योजना के बारे में देखो, हर जो भी मैं जीएस में वीडियो बनाता हूं और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, मतलब सारे के सारे ये जो क्वेश्चन है आ चुके हैं 2024 जीडी के एग्जाम में। तो जो पंचवर्षीय योजना है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता। तो इसे बढ़िया तरीके से हम फिर से एक बार जो है रिकॉल कर लेते हैं। बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, उसको बनाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की जाती है। किसकी? योजना आयोग की स्थापना की जाती है। कब? तो 1950 में। कब? 1950 में। फिर ठीक इसके एक साल बाद 1951 में
पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की जाती है। कौन सी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बेस पता है तो पूछे 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या होगा, तो भाई एक पंचवर्षीय योजना का समय काल 5 वर्ष होता है। अब 5 पूछ रहा ना, तो आप क्या करिए, तो आप जो है 5 चक्कू 20 वर्ष उसमें जोड़ दीजिए, आप जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल निकले। तो ये तो याद रखना बहुत जरूरी है। अभी तक टोटल में कितनी हुई है, तो 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक हुई है। एक तो ये 1951 पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ध्यान रखो। 12वीं कब से कब तक थी, तो 2012 से, यहां पर भी 12 है और यहां पर भी 12 से 2017 तक ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में सतत विकास की अवधारणा लाई गई। किसकी? सतत विकास की अवधारणा जो है इसी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब थोड़ा सा यहां पे और ध्यान रखिए, बार बार मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं। 3 पंचवर्षीय योजना के मॉडल पूछे जाते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना पूछे तो आपका HMG हेरोड डॉमर ये जो है इनके मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय महाल नोबिस जो है इस पे आधारित थी। तीसरी पूछी जाए, तीसरी पंचवर्षीय योजना तो गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, अर्थात गाडगिल समिति ने इसकी जो है सिफारिश की थी। ठीक है ना, तो ये आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है कि योजना अवकाश किस साल को कहा जाता है? योजना अवकाश किस साल को कहा जाता है? तो 3 योजना तो हमारी कंटिन्यू चली थी, लेकिन 3 योजना के बाद में 3 साल के लिए कोई भी योजना लागू की ही नहीं गई। तो इसका मतलब हो जाएगा 1966 से और 1969 का जो समय काल है उसे योजना अवकाश कहा जाता है, क्योंकि इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं कर पाई हमारी गवर्नमेंट। ठीक है ना। चलिए, फिर जीएसटी पूछा जाता है भाई, तो जीएसटी कब लाई गई? तो 2017 में लाई गई थी आपकी जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लाई गई? 2017 में आपकी जीएसटी लाई गई। और अगर जीएसटी पूछा जाए किस समिति के सिफारिश पर, तो विजय, मैं कई बार ये बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय यल केलकर की समिति की सिफारिश पर। केलकर, मैंने कहा था कि इसके लास्ट में भी कर लगा है, समिति का जो नाम है। और जो जीएसटी है, इस टी का मतलब क्या होता है? टैक्स, और जी का मतलब क्या होता है? गुड्स, और यस का मतलब क्या होता है? सर्विसेज। ये अप्रत्यक्ष, ये क्या है आपका? अप्रत्यक्ष जितने पहले कर लगाए जाते थे उनकी जगह पे जीएसटी को लाया गया है ना। ठीक है, तो इतनी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतनी सी जानकारी को कहीं पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है डैश 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, किरण बेदी या प्रकाश पादुकोण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं भी पता है तब भी आप इजीली इस क्वेश्चन को जो है टैकल कर सकते हो और 100 में 100% इसका राइट जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है ना। देखिए भाई, ध्यानचंद क्या बैडमिंटन खेलते हैं क्या? बताइए, ध्यानचंद बैडमिंटन खेलते नहीं भाई। ध्यानचंद जो है भारत के जो हॉकी होती है उसके जादूगर कहलाते हैं। तो ये तो हॉकी खेलते हैं, तो बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या भाग ले सकते? नहीं ले सकते भाई, जादूगर हैं ये तो हॉकी के, तो गलत हो गया। सचिन तेंदुलकर, भैया कौन नहीं जानता? अगर क्रिकेट का उसने नाम सुन रखा होगा तो सचिन को सबको ही जानता होगा, तो ये भी इसमें भाग लेंगे? बिल्कुल नहीं भाई। क्रिकेट और बैडमिंटन चैंपियनशिप में कब से भाग लेने लगे, कब से ये जीतने लगे? किरण बेदी नाम सुना होगा, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। ये क्या है? पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने किताब लिखी है भारत भ्रष्टाचार छोड़ो, भारत भ्रष्टाचार छोड़ो। ये जो है इन्होंने किताब अपनी लिखी हुई है। ठीक है, आंसर एक ही आना चाहिए था, ऑप्शन डी प्रकाश पादुकोण इसका राइट जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10
कह रहा भारतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? नृत्य सौरभ है, नृत्य संगीत नाटक है, अभिनय दर्पण है या नाट्य योग है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिनय दर्पण इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, वहीं कुछ आपको जरूरी ध्यान रखना है, जैसे तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में ये भारतनाट्यम जो है वो कहां से संबंध रखता है? तो तमिलनाडु से आपका संबंध रखता है। वहीं कथकली नाम सुना होगा, कथकली जो है कहां से संबंध रखता है? तो केरल से। कहां से? केरल से। और वहीं अगर कथक पूछे, वहीं क्या पूछे? कथक पूछे, तो ये उत्तर भारत, और उत्तर भारत में भी कहा? यूपी का शास्त्रीय डांस है। यूपी का क्या है? शास्त्रीय डांस है। वहीं सतारिया ध्यान रखिए, सतारिया सत्रिया भी बोलते हैं, ये कहाँ का है? तो ये आपका असम का है। ये कहाँ का है? असम का है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश का पूछे तो कुचिपुड़ी, कौन सा है? कुचिपुड़ी, ठीक है ना, ये कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का। इतनी जानकारी निश्चित तौर पे आपको पता होनी चाहिए। एक नई अपडेट है कि पहले भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं थी, कैसी थी? शास्त्रीय भाषाएं थी वो आपकी मात्र 6 थी। कितनी थी? 6 थी। लेकिन अभी रिसेंटली 2024 में ही 5 और जोड़ दी गई, तो टोटल में अब कितनी हो गई? 11 हो गई। इनकी संख्या आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? ऑप्शन बी को आप ऐसे काट सकते हो, क्योंकि पॉलिटी आपने पढ़ी होगी तो 40 वर्ष तो जनाब किसी की दी ही नहीं गई होगी। ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी 30 वर्ष इसका राइट जवाब हो जाएगा। एज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप कॉपी में कहीं पर भी लिख सकते हैं, इससे किसी की भी वो एज पूछे आपको बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगी। सबसे पहले हम 35 वर्ष देखते हैं कि भाई 35 वर्ष जो है भारत में किस किस की मिनिमम उम्र होनी चाहिए? कितनी? मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। तो राष्ट्रपति, किसकी? राष्ट्रपति की जो उम्र होनी चाहिए भारत में, कहने का मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए तो मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम की नहीं। ज्यादा चलेगा, ज्यादा कितनी होनी चाहिए ये डिफाइन नहीं की गई, लेकिन कम डिफाइन की गई है, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति हो, आपका उपराष्ट्रपति हो, कौन हो? राष्ट्रपति हो आपका, उपराष्ट्रपति हो और आपका राज्यपाल हो। क्या हो? राज्यपाल। तो इनकी तीनों की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वही 30 वर्ष किसकी किसकी होनी चाहिए? तो भैया 30 वर्ष जो होनी चाहिए वो आपकी राज्यसभा की होनी चाहिए, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष किसकी होनी चाहिए? तो वही जो लोकसभा के सदस्य हैं आपके और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए। वही 21 वर्ष जो पंचायती चुनाव होता है, कौन सा चुनाव होता है आपका? पंचायती चुनाव होता है, जैसे ग्राम प्रधानी हो गया या पंचायत संबंधित कोई और चुनाव हो गया, उसमें खड़े होने के लिए कम से कम 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। जो मतदाता होता है, क्या होता है? मतदाता होता है, तो उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। मतदाता का मतलब जो वोट डालेगा उसकी कम से कम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। वही जो 18 वर्ष है ये कब कर दी गई थी आपकी? तो ये आपकी कर दी गई थी आई थिंक 1989। एक बार इसे चेक कर लेना गाइस, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, आई थिंक इतने होना चाहिए, 1989 के आसपास ही ऐसा किया गया। और 61वें संविधान संशोधन के तहत, कब? 61वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। ओके, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये एज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इसे पढ़ेंगे एक बार तो एज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आपसे जो है डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट, एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल डैश का एक यौगिक है। तो कह रहा हाइड्रोजन, भाई गैस के यौगिक होते हैं, गलत है। कह रहा सोडियम, ऑक्सीजन या फिर कार्बन, तो इसका राइट जवाब होना चाहिए सोडियम। क्या राइट जवाब होना चाहिए? सोडियम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा इसको छोड़ देते हैं भाई, ये 2023 का है, ठीक है ना। आप 2025 का एग्जाम देंगे तो 2024 का पढ़ के जाइए, 25 का पढ़ के जाइए, 23 का मत पढ़िए, पुराना नहीं पूछेगा इतना ज्यादा। फिर ठीक है ना, आगे क्वेश्चन नंबर 14। 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी है? स्पेन है या इंग्लैंड है या पाकिस्तान है या भारत है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान ने स्पेन को इसमें हराया था, स्पेन को 1-0 से इसको जो है हरा दिया था पाकिस्तान ने स्पेन को। और भारत इसमें जो है तीसरे नंबर पे रहा था, किस पे? तीसरे नंबर पे रहा था। और तो सारी चीजें वो दे ही रहा। 1971 में ऐसा जो है जो पहली पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित की गई थी, तो उसमें जो है पाकिस्तान इसमें विजेता बना था, ठीक है। 2015 में देखिए, मैं कह रहा हूं 2015, क्वेश्चन नंबर 15। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में हम इडबी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इडबी बोलते हैं, की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना, या फिर कृषि सहकारी समितियों का समर्थन करना, या आवास ऋण उपलब्ध कराना? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारी उद्योगों को बढ़ावा देना इस बैंक का मुख्य उद्देश्य अथवा मकसद था, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16। फेमिना मिस इंडिया 2000, ये भी नहीं भाई, ये 2023 का नहीं, 2024 का पढ़ के जाइए, ठीक है ना। हालांकि इसका आंसर तो सी वाला है, नंदिनी गुप्ता वाला, लेकिन जो है वो जान के क्या करोगे, अब 2024 का पूछेगा वो। फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? भाई मैं कह रहा हूं जो उत्सव हैं आपके, जो त्योहार हैं, जो डांस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि जीएस का कोर एरिया जिसने कंप्लीट कर लिया, समझ लो ये वाला पोर्शन जिसे हम भारत की संस्कृति बोलते हैं, समझ लो कम से कम वो 5 नंबर पक्के कर लेगा। कह रहा मार्च महीने में मनाया जाता है, अक्टूबर में मनाया जाता है, या दिसंबर में मनाया जाता है, या फिर जनवरी में मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जनवरी में। लगभग में 15 जनवरी के आसपास हर साल ये जो है मनाया जाता है। और लोहड़ी जो है ये मनाया कहाँ जाता है? तो आपका पंजाब हो गया, कहाँ हो गया? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ जो है ये आपका लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना, मनाया जाता है। असल में जो मकर संक्रांति होती है, क्या होती है? मकर संक्रांति होती है, ठीक है ना। इसी को भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आपने पोंगल का नाम भैया बहुत सुना होगा, किसका नाम? पोंगल का नाम सुना होगा, जो कि आपका तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो वो भी यही मकर संक्रांति ही है, बस उन्होंने अपने रीजन में इसको अलग नाम दे दिया और अलग तरीके से मनाते। क्यों मनाते हैं? तो वही फसल जो है फसल उत्सव है। ये क्या है? फसल उत्सव है। और विशेषकर इसमें जो आपके चावल होते हैं ना, चावल, तो उसको लेके मनाया जाता है, उसकी पूजा जो है यहाँ पे की जाती है, ठीक है ना। और वही जैसे गुजरात में इसको जो है उत्तरायण नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? उत्तरायण नाम दिया जाता है। कहाँ पे? गुजरात में। और यही त्योहार है गुजरात में। इसी त्योहार को मनाते टाइम लोग क्या करते हैं? पतंग जो नहीं होती ना, पतंग, तो उन्हें उड़ाते हैं। पतंगों का त्योहार भी इसे गुजरात में कहा जाता है, ठीक है ना। और उत्तर भारत में जैसे कि आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, यहां पर इसे क्या बोलते हैं? खिचड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? खिचड़ी। क्या बोलते हैं? खिचड़ी बोलते हैं। तो अभी मैं बता चुका हूं कि इसी चीज के अलग अलग नाम है। जैसे आप वहां जाए असम में अगर जाएंगे तो असम में इसको माघ बिहू बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? माघ बिहू। आपको पता होगा कि बिहू जो है वो असम का ही त्योहार है, लेकिन माघ में मनाया जाता है। माघ का मतलब माह, हम लोग अपनी देहाती भाषा में माह बोलते हैं, लेकिन सही सब माघ होता है। माघ बिहू इसे असम में कहते हैं, ठीक है ना। वहीं एक और अच्छा ध्यान रखिए फिर, क्या नाम है भाई?
ओणम। क्या नाम है? ओणम। ओणम, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और इसी त्योहार में ही केरल की एक वेम्बनाड झील है। कौन सी? वेम्बनाड झील है। और वेम्बनाड झील में इसी त्योहार का ही भाग है, मतलब इसी त्योहार में नौका जो दौड़ होती है उसका आयोजन किया जाता है। आपने मूवी बहुत अच्छी तरीके से मूवियों में इस सीन को कभी कभी देखा होगा। ठीक है, तो यहां से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। क्वेश्चन 18 कह रहा है निबल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे इंग्लिश में एनएनपी बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? कह रहा सहायकी घटाई जाती है, जिसे इंग्लिश में सब्सिडीज बोलते हैं, या हास घटाया जाता है, या व्यक्तिगत आय घटाई जाती है, या फिर अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। तो क्या घटाया जाता है इसमें से? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसमें से हास घटा दिया जाता है। हास का मतलब क्या होता है? हास का मतलब कमी होता है। जैसे मान लो मैंने कोई एक कंपनी खोली, मैंने क्या खोली भाई? एक कंपनी खोली, उसमें मैं मशीन लाया, उसमें मैंने कुछ मशीनें लगाई और 1 साल तक मैंने काम किया। ठीक है ना, 1 साल तक काम किया और 1 साल में मान लो मैंने जो है कोई फिनिश्ड गुड्स तैयार कर ली और इसे 2 CR में बेच दिया। मतलब इसकी टोटल में वैल्यू कितनी है? 2 CR का मतलब 2 करोड़। ठीक है, अब वैसे तो हम अपनी इनकम देखें तो मेरी 2 करोड़ हुई है। कितनी हुई है? 2 करोड़। ठीक है, लेकिन भैया 1 साल हमने मशीनों का यूज किया, ये भी तो पुरानी हुई होंगी, इनमें भी कुछ टूट फाट हुई होगी, हमने मरम्मत पे पैसा खर्च किया होगा, तो इसको जो टूट फूट हुई है, जो घिसावट हुई है मशीनों में, तो उसकी वैल्यू को हम घटा देंगे। इससे जितना आएगा तो उसको ही हम एनएनपी में शामिल करते हैं। किसमें? एनएनपी में शामिल करते हैं। ठीक है ना, बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटे से वीडियो में समझा नहीं सकते बहुत अच्छी तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध है? शहनाई वादक के लिए राज रत्नम पिल्लई, अली अहमद हुसैन अथवा हरि प्रसाद चौरसिया या एन रमानी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अली अहमद हुसैन। विश्व प्रसिद्ध शहनाई के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। वही हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये आपके प्रसिद्ध, भारत के प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक होते हैं, बांसुरी वादक है। ठीक है ना, बांसुरी वादक है कौन? हरि प्रसाद चौरसिया। आप ऐसे भी इसे ध्यान रख सकते हो, जैसे हरि है ना, हरि भगवान का होता है और कृष्ण जी क्या है? नहीं भी है तब भी आप मान लीजिए भगवान है। और कृष्ण जी ने क्या बजाया? तो भाई बांसुरी ही तो बजाई है उन्होंने। ठीक है ना, रिलेट कर सकते हो आप कुछ भी। ऐसे ही भारत में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम है जाकिर हुसैन। क्या नाम है? जाकिर हुसैन। हुसैन इनका नाम है और इनकी मृत्यु हुई है 15 दिसंबर 2024 को, 15 दिसंबर 2024 को। और ये क्या है? ये भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। क्या है? भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इन्हें 2 बार ग्रैमी अवार्ड और 1 बार पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि आप देख रहे हो हर टेस्ट पेपर में, जो रियल वाला पेपर है उसमें हर पेपर में कम से कम 1 नहीं तो 2 जो वाद्य यंत्र हैं वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जाकिर हुसैन बहुत फेमस थे और इनका देहांत हो गया। इनका देहांत भी पूछ सकता है वो कब हो गया? तो 15 दिसंबर 2024 को हुआ है। ठीक है ना, और किससे संबंध रखते थे? तो तबला वादक थे। ओके, वही आई थिंक 25 या 26 आई थिंक 26 दिसंबर को जो भारत के कौन थे भाई? भारत के पूर्व जो पीएम थे, अर्थात जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है ना, मनमोहन सिंह थे, उनकी भी डेथ हो गई। आप एक बार कंफर्म कर लेना, आई थिंक तो 26 दिसंबर है। ठीक है ना, तो उनकी डेथ हो गई, जो कि भारत में वित्त मंत्री भी रहे थे। क्या रहे थे भैया? वित्त मंत्री रहे थे। जब 1990-91 में भारत ने क्या लाया था? भारत
एलपीजी, ये कॉन्सेप्ट भारत लाया था। कह सकते हो आर्थिक उदारीकरण जो होता है, जो उसको प्रारंभ किया भारत में, तो मनमोहन सिंह ही थे, ठीक है ना। ये वित्त मंत्री भी रहे थे और भारत की जो आरबीआई है इसके पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, पूर्व गवर्नर भी आपके रह चुके हैं। ओके, ठीक है। आज के जीएस के पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? देख रहे हो आप, खेल है, डांस है, त्योहार है, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा टेनिस खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या फिर बॉक्सिंग खेलते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बॉक्सिंग खेलते हैं। वहीं आप इन्हें जरूर ध्यान रखें भैया, जो मनु भाकर हैं, कौन है? मनु भाकर, क्योंकि जो 2024 का भारत में जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो 4 लोगों को दिया गया है, दिए जाने की घोषणा की गई है। मनु भाकर जो कि आपके निशानेबाज हैं, क्या है? निशानेबाज हैं, तो इन्हें देने की जो है घोषणा की गई है, अनाउंसमेंट किया गया है। डी गुकेश, कौन नहीं जानता है भाई? डी गुकेश जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं, क्या है? जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं। तो 4 लोग हैं, मुझे अभी 2 ही नाम याद आ रहे हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। इनका संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भैया संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब हिंदी के पोर्शन को हम मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है आज का? 14 और 8 का मल्टीपल प्लस 42 गुणे 9 और माइनस 111 डिवाइड बाई 3 का मान कितना होगा? तो 14 8 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 112 आएगा, प्लस 9 और 42 की गुणा करेंगे तो भाई 9 दूने 18, 9 चौके 36, 37, 378 और माइनस इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 नेम वो 3 3 9, 3 7 21, 37। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 2 और 8 जोड़ेंगे, पहले इसको हम घटा लेते हैं, तो 112 प्लस 8 से 7 गया 1, 7 से 3 गया 4, 341। अब इनको जोड़ेंगे तो इकाई अंक कितना आना चाहिए? 3, जो कि सभी में 3 है, तो 3 और फिर 4 और 1 5 और 3 और 1 4, 453। क्या आना चाहिए हमारा? 453 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। अर्जित लाभ का मतलब प्रॉफिट जो है वो उसके क्रय मूल्य सीपी का 250% है। कितना है? 250% का मतलब 250 बटे में 100, 0 से 0, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, मतलब 5/2। तो प्रॉफिट अपान सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 2, मतलब सीपी 2 रुपये था, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 रुपये का। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि की जाए, सीपी में वो 50% की वृद्धि की जाए। पहले सीपी कितना था? 2 रुपये था मान लिया, तो 2 में अगर हम 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 3 रुपये। कितना हो जाएगा? सीपी आपका 3 रुपये हो गया। अब नया सीपी कितना है आपका? 3 रुपये मान लेते हैं, 3 हो गया। लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे। विक्रय मूल्य कितना था भाई? 7 रुपये, क्योंकि प्रॉफिट और सीपी का ही तो एसपी कितना भाई था? 7। तो बताइए कि नया लाभ क्या होगा? तो लाभ कितना दिख रहा है यहाँ पे? 4 रुपये का लाभ है, बटे में 3 गुणे में 100, मतलब 400 बटे में 3। 400 बटे में 3 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 133.33%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला है, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35%, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी जो है उसके सीपी का 35% है, मतलब 35 बटे में 100, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो एसपी अपान में सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 20, मतलब उसका एसपी और सीपी। क्लियर? तो भाई देखिए 5 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा है 20 रुपये की, तो कितना हानि हो रहा है भाई आपको? 15 रुपये का। किस पे? 20 पे, गुणे में 100, 20 पंचे 100, तो कितना हो गया भाई? 15 पचे 75% की हानि। कितनी हो रही है भाई? 75% की। गलत हो गया ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है भाई। यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 7 35, तो कितना हो रहा था भाई? 7। यहाँ पर कितना था? 7, तो 13 का, मतलब 13 की हानि हो रही थी, तो 13 पचे 65% का हानि होगा। कितना? 65%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? कह रहा है ई एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, ई और एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जी उसी काम को कितने? ई एफ जी
कौन है भाई? ई, एफ और जी कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में। और ई और एफ कितने दिनों में कर लेते हैं भाई? 50 दिनों में। तो इनका टोटल वर्क कितना हो गया भाई? 100। 20 पंचे और 5 दूनी 10। अब ये तीनों मिलकर 5 करते हैं, ये दो मिलकर 2 करते हैं, तो जी की कैपेसिटी कितनी हो गई भाई? जी की कैपेसिटी हो गई केवल 3 और टोटल वर्क है 100। तो जी द्वारा समय कितना लगेगा भाई? 100/3। कितना लगेगा? 100/3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 25,766.4 रुपये है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर कितना है भाई? 24,000 है। क्या है? प्रिंसिपल 24,000 है और ब्याज आपका है 25,766। तो अमाउंट कितना होगा? एक तो 24,000 आपका मूलधन है और 25,766.4 ये ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो गया भाई? 49,000। हम इसको हमेशा अमाउंट अपान प्रिंसिपल के रूप में रखेंगे। 2 वर्ष में है, 2 वर्ष वो भी अर्धवार्षिक है, तो इसको हम किस में लिखेंगे भाई? पावर 4 कर देंगे। अमाउंट कितना है आपका? 49,766.4 है और बटे में 24,000 है। पॉइंट इसका हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब इसको काटेंगे, किससे काटेंगे भाई? सबसे पहले 4 6 से काटिए, 6 चौके 24। इसको काटेंगे 6 अठी 48, 6 दूनी 12, 5, 6 नेम 54, 6 चौके 24, 6 चौके 24। अभी 4 से कट जाएगा, 4 एक कम, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 0, 4 छंग, 4 सत्ते 28 और कितना बचा अभी? 1, 4 तीन 12, 4 छंग 24। अभी और ये कटेगा, अब देखिए अभी और ये कटेंगे। वैसे तो ये किसी ना किसी की पावर में होंगे, और काटिए इसको। अभी 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 पंचे 2500, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, कितना बचा? 3, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36। अब ये कितनी बार जाएगा भाई? सही कटा है, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 1 बचा, 4 चक्कू 16। अब ये कितने से? फिर से 4 से काटिए, तो 4 से कितनी बार जाएगा? 625 और ऊपर 4 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा भाई? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3, 4 नेम 36 और 2 बचा, 4 छंग 24, 1296 बटे में, तो ऊपर कितना बचा भाई? 1296 और बटे में 625। ये आपका अमाउंट अपान में प्रिंसिपल है, अमाउंट अपान में प्रिंसिपल। अब इनको पावर 4 में देखना है, किसमें? पावर 4 में। ये पावर 4 है तो उस पार जाएगा रूट में पावर 4, तो ये 6/5 की पावर 4 है। किसका? तो ये पावर 4 मतलब अमाउंट आपका कितना हो गया? 6 हो गया, प्रिंसिपल आपका 5। तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, किस पे? 5 पे। और गुणे में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5 दूनी 10, 20%। रेट कितनी आ जाएगी आपकी? 20%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 70 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। परिमाप कितना है भाई? 70 मीटर। तो परिमाप होता है 2l + b बराबर में कितना है? 70 है। तो l + b बराबर कितना हो गया भाई आपका? 35 हो गया। और क्षेत्रफल 300 मतलब l क्रॉस b बराबर कितना दे रखा है आपका? 300 मीटर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई होती है l² + b², वो भी रूट के अंदर। किसके अंदर? रूट के अंदर। तो 35 मतलब सबसे पहले तो l और b को हमें पता होना चाहिए। तो l और b कितना होगा? 20 और 15 की गुणा अगर हम करें, 15 और 20 35 होता है, और 15 और 20 की गुणा करेंगे तो 300 होता है। मतलब लंबाई या चौड़ाई हम क्या कह सकते हैं? 15 और 20 है। तो इनका स्क्वायर करेंगे, एक का 225 और प्लस 400 मतलब 625। रूट के अंदर आपका आ गया 625 और बाहर निकलेगा तो 25। तो विकर्ण कितना हो जाएगा आपका? 25 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, का परिणाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट 4 दूनी 8, तो 15 - 8 + का 7। तो
तो 15 से 8 गया 7 प्लस का 7, 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 14। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रेंसन के पास 91 मीटर, 112 मीटर और 49 मीटर लंबाई के 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि वह लकड़ी को बराबर तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितने की होगी। तो इस प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन दिखता है तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना, मतलब 91, 112 और 49 का एचसीएफ निकालना। अब देखिए 9 और 1 10 होता है, मतलब ये 3 से नहीं कट रहा है तो इसका एचसीएफ भी 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो 3 7 21 3, ये भी नहीं होगा। अब 19 या 7 में होगा तो क्या 19 से 49 कटता है, नहीं कटता है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 7 जो है इसका एचसीएफ होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, एक मूलधन 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज 32 मतलब $320 है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भाई एसआई बराबर में क्या होता है, पीआरटी अपान में 100 नॉर्मल अगर हम देखें फार्मूला होता है। तो एसआई कितना है, $320 है। प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट आपका कितना है 8% है और 2 वर्ष के लिए बटे में 100। तो 8 चौके 32 40 और 2 से 2 दूना 20, 20 को 100 से गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया, $2000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, 17 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी संख्या मान लें, क्या कहें, पहले तो हम कोई भी संख्या मानते हैं, कोई भी आप संख्या मान सकते हैं, जैसे विषम होनी चाहिए। मैंने मान ली 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। इस प्रकार जैसे कितनी भी संख्या हो, प्रथम 11 संख्याओं का औसत दे रखा है। हमने मान लिया प्रथम 5 संख्याओं का औसत हमको क्या दिख रहा है भाई, इन संख्याओं का औसत कितना, बीच की संख्या 7 दिख रहा है। कितना दिख रहा है भाई, प्रथम 7 दिख रहा है। तो भाई अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब भाई 11 और 6 17 होता है, मतलब अंतिम की अगर पूछे तो कितना है यहाँ पर 15 है। कितना है भाई 15 है। अगर हम इसको x मान लेंगे, भाई पहला वाला औसत कितना दिया x, अगर हम इसको x 7 को x मानेंगे तो ये 7 + 8 है, मतलब x + 8 है। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है। क्यों, और कितनी संख्याएं हैं आपकी, 8 ही तो संख्याएं हैं। कितनी भाई, तो मतलब जितनी संख्या है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए, प्रथम 11 का दिया, अंतिम का जितनी भी पूछे तो x में उतनी ही संख्या प्लस करनी, वही आपका एवरेज आ जाएगा x + 17, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए बी से 3 गुना तेज है, बी सी से 2 गुना तेज है। यदि कोई यात्रा सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है तो ये द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ए बी से 3 गुना तेज है, ए जो है वो बी से 3 गुना तेज है, मतलब अगर एक ये होगा तो ए 3 गुना तेज है, मतलब 3 गुना तेज है का मतलब ये 4 होगा। कितना होगा, ये क्या है भाई, स्पीड मान सकते हैं, या हाँ स्पीड है। बी सी से 2 गुना तेज है, बी जो है वो सी से 2 गुना तेज है, सी से 2 गुना तेज है, मतलब इसको 1 और इसको 2 मानेंगे, तभी तो ये 3 गुना, मतलब ये 6 हो जाएगा। 1 मिनट इसको स्क्रॉल करते हैं, पहले तीनों का रेशियो निकालेंगे। ए बी सी का एक ही में, सी बी सी से 2 गुना तेज है, मतलब एक ये होगा तो 2 गुना ये तेज हो जाएगा, और ए बी से 3 गुना तेज है तो मतलब ये 6 हो जाएगा। क्लियर, ये इनका क्या काहे का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है। किसका, स्पीड का। तो मैं अगर टाइम का रेशियो निकालूं, इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/6 अनुपात 1/2 अनुपात 1/1। तो सबको 6 से मल्टीपल कर देंगे, रेशियो निकल के आ जाएगा भाई। तो 6 से 6 गया 1 2 3 6 3 6, तो इनका टाइम का रेशियो 1 3 6 निकल के आया। क्लियर। सी द्वारा 66 मिनट में यात्रा तय की जाती है। सी द्वारा टाइम कितना दिख रहा है यहाँ पर 6, तो हम कह सकते हैं 6 की वैल्यू कितनी दिखा रखी है 66, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। ए द्वारा लिया गया समय
ए द्वारा लिया गया समय कितना है भाई 1 है, तो 1 की वैल्यू 11, तो 11 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, पी क्यू बराबर में 5:3 है, क्यू आर 2:5 है, तो क्यू और पी प्लस आर का मान। देखिए क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, तो 3 और 2 का ही मल्टीपल आना चाहिए, 3 और 2 का ही, मतलब 3 का, यहाँ पे 3 और 2 है, 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है 3 नहीं है, यहाँ पर ना तो 2 है ना तो 3 है, तो 2 और 3 कितना 6, 2 3 6 होता है, तो 6:25 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160%। अंकित मूल्य का मतलब एमपी जो है वो सीपी का 160% है, मतलब 160/100, 0 से 0, 2 8 16, 2 5 10, मतलब एमपी अपान में सीपी का रेशियो कितना निकल के आ गया 8/5 निकल के आ गया। यदि 35% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट, अब छूट किस पे दी जाएगी भाई एमपी पे, तो 8 पे भाई 35% छूट दे देंगे तो 65 ही तो बचेगा, 65/100 निकालिए, तो 13 और 5 दूनी 20, अब इनको और काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 13 दूनी 26/5, इसको डिवाइड मतलब 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 25, 5 दूनी 10, मतलब 5.2 में मिल जाएगा, मतलब एसपी कितना है 5 रुपये 20 पैसे मान सकते हैं बिल्कुल, और सीपी कितना है आपका 5 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 0.20 का, और बटे में किस पे हो रहा है 5 पे, और गुणे में 100 कर देंगे प्रॉफिट परसेंट, 5 दूनी 10, 20 और 2 मतलब 2 दूना 4% का प्रॉफिट होगा। कितने का होगा भाई 4% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, वाई उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। वे दोनों काम शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद एक्स काम छोड़कर चला जाता है। एक्स 20 दिनों में करता है भाई, और वाई उसे 50 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 100, 20 पंचे और 50 दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन, मतलब 5 दिनों में दोनों ने काम कितना, एक्स प्लस वाई बराबर में 5 दिनों में कितना काम कर लिया, 5 सत्ते 35 काम कर लिया, तो शेष कार्य कितना बचा भाई, शेष कितना बचा, 100 से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई 65 कार्य बचा। कितना बचा 65 कार्य बचा है, एक्स काम छोड़ के चला गया, शेष बाई को काम करना है, बाई कितना कर रहा है भाई 2 कर रहा है, तो बाई द्वारा समय कितना लगेगा 65/2, 2 3 6, 2 दूना 4, 32.5 दिन, 32.5 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है 15, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है, यदि हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या, मैंने माना भाई 2 वर्ष पहले x थी, अब 30% बढ़ रही, मतलब 130/100 हो गई, फिर 130/2 साल में हो गई, लेकिन कितनी भाई बता रहे हैं 91,260, अब 0 से 0, 0 से 0 कट गए, 13 से इसको काटेंगे, लास्ट में कितने जीरो आने चाहिए भाई 1 2 3 जीरो आने चाहिए, तो 3 जीरो हर जगह है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, चांसेस हैं इनमें से कोई होगा, तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे भाई, 23 सती 91, 0 13 दूनी 26, तो x बराबर कितना 13, इस पार कट गया, इस पार ये इतना आया, अब उस पार ले जाएंगे इनको तो कितना बचेगा भाई 7020 गुणे में 100 और बटे में 13, 13 छक 78, 13 पचे 65, 13 चक्कू 52 और 3 जीरो, मतलब 54,000। पहले कितनी जनसंख्या थी भाई 54,000 जनसंख्या थी, कितनी थी 54,000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1960 रुपये है, यदि उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य भाई 1960, 30% छूट देंगे तो 70% बचा, 0 से 0, 0 से 0, साक्षांक 42, इकाई अंक 2 आना चाहिए, सभी में है भाई, 7 नेम 63, 63 और 4 67 के साथ 72 आना चाहिए, मतलब 1372 बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, यदि यल यम से 3 गुना अधिक है, यल जो है यम से 3 गुना अधिक है, मतलब ये 1 है और 3 गुना अधिक है, 3 गुना अलग होता है लेकिन 3 गुना अधिक होना का मतलब ये 3 गुना और अधिक है, तो ये 4 होगा, ठीक है। यम यल से कितने % कम है, तो भाई यम यल से कितना कम है 3 कम है, तो बटे में किसको रखेंगे 4 गुणे में 100, 25 चौके 100, 25 3 75% कम है,
कितना कम है भाई? 75% कम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, दो संख्याएं 8 और 9 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है तो संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा? भाई 8 और 9 कितना होता है? 17। 17 छक्का 102, 17 बराबर 102 है, तो इनके बीच अंतर कितना? 1 का है, तो 17 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सीता और गीता की औसत आयु कितनी है भाई? सीता और गीता की आयु कितनी है? सीता और गीता की औसत आयु, तो सीता प्लस गीता की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 80 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे, 2 लोग हैं, कुल आयु 2 से गुणा। यदि रीतु सीता का स्थान लेती है, रीतु जो है सीता का स्थान, मतलब रीता और गीता अगर होती हैं तो कितनी हो जाती है कुल आयु? 38। 38 दूना कितना होता है भाई? 2 अट्ठे 16, 76 वर्ष हो जाती है। यदि रीतु गीता का स्थान लेती है, मतलब सीता और रीतु आ जाती है, तो कितनी हो जाती है? 42 हो जाती है। इसका मतलब भाई 42 हो जाती है तो कितना हो जाता है भाई? 42 दूना 84 वर्ष। अब हम देखेंगे सबको अगर इस पार जोड़ेंगे तो 2 बार रीता है, सीता है, गीता है, इस पार कितना हो गया? 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 7 15, 8 15 8 23 और 1 24, 240 हो गया। तो रीता प्लस सीता प्लस गीता का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। मतलब तीनों की आयु का योगफल कितना है? आपको 120 दिया है। आपसे क्या पूछा है भाई? सीता, गीता और रीतु की आयु पूछिए। तो सीता गीता देखो, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 42 है, सभी अलग अलग हैं, तो हम केवल सीता की आयु निकाल लेंगे, जो पहला ऑप्शन आ जाएगा सही। तो सीता की यदि हमें आयु निकालनी है तो रीता और गीता की आयु घटा देनी है, रीता और गीता की आयु घटा देंगे इसमें से, तो हमें सीता की मिल जाएगी। तो भाई 120 से हम 76 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा भाई? लास्ट में 4 आना, 10 से 6 गया 4 और 11 7 4 गया, तो 44। सीता का आयु कितना हो गया भाई? 44 वर्ष हो गया। किसमें है पहला ऑप्शन 44? ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा 36 40। अगला क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। 81 डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई 176/16 माइनस 98/49 गुणे में 2197/169। तो भाई 81/13 इसको ऐसे ही रखेंगे, डिवाइड 16 1 कम 16, 16 1 कम 16, 49 दूनी 98, 2 गुणे में 9 63, कितनी बार जाएगा भाई? 169 13 बार। कितना? क्योंकि ये 13 का क्यूब है, 13 का स्क्वायर, तो 13। तो यहाँ पर कितना बचा भाई? 81/13 और डिवाइड बाई कितना बचा? 11 से 2 गया 9 और गुणे में 13। तो डिवाइड को गुणे में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 81/13 गुणे में 1/9 और गुणे में 13। तो 13 से 13 कट गया, 9 से 81 को काटेंगे तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर? आगे के जो सवाल हैं हमारे अनूप सर करवाएंगे। लोग जल्दी देख, इसका आंसर तो बता दिया मैंने, ऑप्शन डी है बॉक्सिंग। अब हिंदी के पोर्शन को हम लोग फटाफट से कंप्लीट करते हैं ताकि जो हमारा वीडियो पूरा बन जाए, कहीं आधा अधूरा ना बने। यही है ना? हाँ यही है, ठीक है। आइए भाई हिंदी के पोर्शन को देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। कह रहा जो हमारी नियति, कह रहा नियति का पर्यायवाची क्या होगा? प्रारब्ध या योषिता या वनिता या निधाग। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारब्ध जो है वो नियति का पर्यायवाची होता है। नियति का मतलब क्या होता है? भाग्य। क्या मतलब होता है? भाग्य। कहते ना भैया, लोग बोलते हैं भाई हमारी नियति में कुछ ऐसा ही लिखा है, तो नियति का मतलब क्या होता है? प्रारब्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, मुहावरे का। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कह रहा है इसका मतलब क्या होगा? अर्थ क्या होगा? किसी भी चीज का नुकसान होगा? नहीं भैया, ये तो बता ही नहीं रहा। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, किसी भी कार्य को स्वयं ही करना चाहिए, सिर्फ चना नहीं खाना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो भाई, सब गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसमें राइट जवाब होना चाहिए।
अक्सर लोग ये मुहावरा बोलते हैं जब अकेले काम किसी को करते हुए देखते तो कहते हैं भैया क्यों इतना काम कर रहे हो, आपको पता है कि अकेला चना जो है वो भार नहीं फोड़ सकता है। इसका मतलब यही है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, अकेला व्यक्ति ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। आपको पता होगा जब दशरथ मांझी ने अकेले ही पहाड़ तोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने अकेले ही बहुत कुछ काम कर लिया, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो तो मुहावरा है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, त्रुटि युक्त है, त्रुटि युक्त है, जबकि एक सही है और सही वाले को ही आपको फाइंड आउट करना है। उसने मेरा घर सुना और गाना देखा। भाई घर को सुना जाएगा नहीं भैया, घर पे चला जाएगा, घर को देखा जाएगा, तो ये गलत हो गया। हमें सही वाला जो राइट है उसको फाइंड आउट करना है। उसने मेरा गाना देखा, गाना भैया देखा जाता है, गाना देखा जाता है, मूवी देखी जाती है, गाना सुना जाता है, भैया गलत हो गया। और घर देखा तो ये भी गलत हो गया। उसने मेरा गाना सुना, यहां तक तो राइट है भाई, गाना तो सुना ही जाएगा। और घर देखा, बिल्कुल ऑप्शन सी यहां पे क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। इसमें क्या है, उसने मेरा गाना और घर देखा। भाई गाना देखा जाएगा नहीं, घर देखा जाएगा, गाना क्या किया जाएगा, सुना जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। श्यामू टाना है। भाई टाना आपने देखा होगा कहीं, टाना मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, लेक टाना, ये तो एक लेक है। जीएस में अगर हम बात करें, ये क्या है, एक लेक है भैया, लेक, ठीक है ना। यहां पे टाना की जगह काटा आना चाहिए, श्यामू काटा है, गलत है भाई, काटा क्या है, नाटक है, श्यामू नाटक है, श्यामू नाटक हो सकता है, गलत है। श्यामू टाका है, गलत हो गया, श्यामू नाटा है, क्या है इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामू नाटा है। नाटे का मतलब होता है जिस व्यक्ति की हाइट कम हो तो उसको नाटा बोलते हैं, तो यहाँ पे टाना की जगह पे क्या आना चाहिए था, नाटा आना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करना इसमें क्या है, कह रहा जो कोष्टक में शब्द दिया गया उसका तद्भव रूप बताइए, जो कोष्टक में दिया गया है। शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र, ये गोत्र लिखा हुआ, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैंने लिख दिया गोत्र लिखा है, गोत्र, फिर कह रहा है डैश, जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, लोग भाई बुलाते हैं पंडित जी को, गोत्र देखते हैं, कह रहा गोत्र होना चाहिए, ग्रह होना चाहिए, गौ होना चाहिए, गंधर्व होना चाहिए। अरे भाई गंधर्व का हम क्या करेंगे, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए गोत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कह रहा रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कह रहा इसकी जगह पे मतलब इसमें जो सही हो इससे हमें मतलब है ही नहीं, रेखांकित वाला उसने कह दिया तो इससे मतलब है। अनेकों बाद चल चुके हैं, भैया अनेकों होता ही नहीं है, अनेक होता है। काव्य के क्षेत्र में अनेक बाद चल चुके हैं, बिल्कुल यही हमारा क्या होना चाहिए, राइट जवाब होना चाहिए, क्योंकि अनेक आ गया है और अनेक जहां पे आ जाएगा वही राइट जवाब हो जाएगा। अनेकों नहीं होता, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, जब मैंने अभी बता ही दिया है आपको कि भैया अनेकों नहीं होता है, अनेकों की जगह पे अनेक होता है, तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं होता तो यही ऊपर वाला ही सही होता। काव्य के क्षेत्र में अनेके होता है, गलत है। काव्य के क्षेत्र में अनेकी कहां से होता है, तो ऑप्शन ये वाला ही आपका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्यामू दफ्तर के लिए निकल गई, श्यामू मैं कह रहा हूं, श्यामा है, क्या नाम है, श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई, कह रहा है इसका सही जो है वर्तनी कौन से ऑप्शन की होगी। दफ्तर ऐसे लिखा जाएगा या दफ्तर ऐसे लिखा जाएगा या दफ्तर ऐसे लिखा जाएगा या दफ्तर ऐसे लिखा जाएगा। डबल ता बना है तो ये तो गलत हो गया भैया, दफ्तर में कभी भी डबल ता आपका नहीं बनता है, ठीक है ना। तो कैसे लिखा जाएगा, दफ्तर जो है आपका ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे दा पूरा, ठीक है ना, फा ये वाली बिंदी, ता और रा। हालांकि इसमें हलंत भी लगा है, हलंत लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन इसमें हलंत भी उन्होंने लगा दिया, हलंत इसमें भी लगा है, ठीक है ना। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें बी ही सबसे सही आंसर माना जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है हमें, कह रहा रिक्त स्थान दिया गया है और उसमें सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो,
तुम्हारे ठीक ना होने की अवस्था मुझे बहुत देरी से मिली। ठीक होने की अवस्था या ठीक होने का स्वास्थ्य तो भाई स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। कहानी नहीं, खबर। क्या हो गया? तुम्हारे ठीक ना होने की खबर मुझे बहुत देरी से मिली, तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है ना? चलिए भाई, अवस्था और एज में वो पता है, डिफरेंस पता है कि नहीं? एज जो है वो पूरे एज के लिए यूज होता है, पूरे जीवन के लिए, ठीक है ना। अवस्था एक शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। कलकल का विलोम बताइए। कह रहा है नदी कलकल करती हुई बहती है, इसका विलोम क्या होगा? सामान्य, ढीला, शिष्ट या फिर शांत। तो इसका राइट जवाब हो जाना चाहिए शांत, क्योंकि एक कलकल की आवाज मतलब शोर करते हुए, तो इसका उल्टा क्या होगा? बिल्कुल शांति से नदी जो है जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गप्पे लड़ाना। क्या कह रहा है? कह रहा है गप्पे लड़ाना, इसका मतलब क्या होगा? बड़ी बड़ी बातें करना नहीं, बड़ी बड़ी बातें करना होता मुहावरा होता है, कहने लोग भैया बहुत बड़ी बड़ी हाँ कर रहे हो, तो वो तो नहीं होगा। बेकार की बातें करना, परेशान करना, अत्यंत फ्री होना, गलत गलत। राइट जवाब हो जाएगा बेकार की बातें करना। जब लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है तो लोग जो है 4-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गप्पे लड़ाने लगते हैं कि इधर की बातें करते हैं कि उधर की बातें करते हैं, जो हमारे काम की नहीं होती, तो उसी को क्या बोलते हैं? गप्पे लड़ाना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, उचित पर्यायवाची जो है विकल्प का चयन करना है जो ब्रैकेट में दिया गया। ब्रैकेट में दिया गया दिलासा। कह रहा दिलासा का पर्यायवाची क्या होगा? सत्तावना, निचोड़, मनभावना, परिमल। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्तावना जो है दिलासा का क्या है? आपका पर्यायवाची ही है। फिर इसमें हमें क्या करना है? इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। फिर कह रहा दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। मैं आयकर विभाग, विभाग ऐसे लिखा जाता है, गलत है भाई, विभाग में छुट्टी की पाई लगती है। इन्हें यह सूचना 2 घंटे बाद मिली ला में छुट्टी की पाई लगेगी? नहीं भाई, बड़ी की पाई लगेगी, मिली। आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए। अभी वो वाला ऑप्शन भी देखो। बुरे भाई बा में बड़ू की पाई लग गई है, नहीं, छुटू की पाई लगनी चाहिए। देखो बड़ू की लगी है, मैं फिर से एक बार दिखाता हूं, ये देखो बड़ू की पाई लग गई है, तो गलत हो गया भाई। ऐसे लिखा जाएगा बुरे ना, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन सी ही बच गया जो कि करेक्ट होगा। आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या करना? रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। कह रहा शिष्य का दर्जा सर्वोपरि होता है। शिष्य का उल्टा कह रहा है क्या होगा? बालक। शिष्य का उल्टा होगा गुरु, बालिका, गृह मंत्री। अरे भाई मंत्री जी को क्यों ला रहे हो? इन्हें तो सदन में भेजिए, यहाँ पे क्या करेंगे? बालक इसका राइट जवाब हो जाएगा, या गुरु या फिर बालिका। तो भाई शिष्य और बालक समानार्थी इन्हें कह सकते हो, जबकि वो बात किसकी कर रहा है? विलोम शब्द की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गुरु आपका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कह रहा है कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है, तो कह रहा है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? माफ करने योग्य नहीं। अक्षम्य, अदम्य, अदम्य, क्षम्य, अनैतिक, अनैतिक, जो नैतिक ना हो, जो काम नैतिक ना हो, अच्छा ना हो, सही ना हो, उसको अनैतिक बोलते हैं। क्षम्य, जो क्षमा के लायक हो उसे क्षम्य बोलते हैं। लेकिन वहां पे तो भैया कह रहा है माफ करने योग्य नहीं लगा रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए अक्षम्य इसका राइट जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका मतलब क्या होगा? घबरा जाना, खुशामद करना, चालाकी करना या भाग जाना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घबरा जाना। जब कोई व्यक्ति ना कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने थोड़ी सी चोरी की हो और तुम थोड़ा सा उस पर ये चीज बोलिए तो आपस में घबरा जाएगा बहुत तेज से। कह सकते हैं कि उसके चेहरे पे क्या छूटने लगती है? हवाइयां छूटने लगती हैं। तो आंसर ए वाला सही होगा।
इसमें आपको जो है एक पैसेज दिया गया है और उसको भरना है, फिल करना है। कह रहा फसलों का अब यहां पे क्या आना चाहिए, गुणगान अच्छा हो, गुणगान अच्छा होना चाहिए फसलों का। कीमत फसलों का, भाई फसलों की होना चाहिए, की कीमत, वहां पे का दे रहा है तो गलत। फसलों का परिवर्तन अच्छा हो, भाई नहीं, परिवर्तन नहीं, उत्पादन अच्छा हो। फसलों का क्या अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा हो। या प्रयास फसलों की क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फसलों की किसके चयन पर निर्भर करता है, फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है, या उच्च के चयन पर निर्भर करता है, कोई वाक्य नहीं बन रहा है। जलवायु के चयन पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत बात है। विज्ञान के चयन पर निर्भर करता है, गलत बात है। ऑप्शन ए किस्मों पर जो है निर्भर करता है कि उसकी किस्म कैसी है। बहुत सारी किस्म ऐसी होती हैं कि उसमें जो है उत्पादन उसका बढ़ जाता है, जिन्हें हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18। ओह सॉरी, कहां भाई पहुंच गए हम, नो एंट्री में पहुंच गए हैं क्या। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यहां पे क्या होगा, तो इतना तो हमने कर ही लिया था। यहां पे क्या आया था, किस्मों के चयन पर निर्भर करता है, किसानों को अच्छी, अब कह रहा है यहां पे क्या आएगा, अच्छी सुधार वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, या अच्छी गुणवत्ता, तो यहां पे क्या आना चाहिए, गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। तो ऑप्शन बी यहां पे जो है राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, 19 में क्या राइट जवाब होगा। 19 में कह रहा है, यहां पे हमने भर लिया था गुणवत्ता, क्या भरा था हमने, गुणवत्ता। ठीक है, गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। फिर डैश है, कह रहा है इसमें क्या होगा, या अर्थात केवल या उल्टा कोई सेंस ही नहीं बनता, यहां पे आना चाहिए या। देखो बीज की बात कर रहा ना, बीज कह रहा या तो गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, या बीज उसी किस्म के होने चाहिए, या यहां पे आएगा ऑप्शन ए यहां पे राइट जवाब होगा। फिर कह रहा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट में क्या आएगा, या बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो क्या हो, जो परिस्थिति में अंकुरित हो सके, जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके, या शताब्दी पर, भाई शताब्दी परिस्थिति होती है, गलत। वार्षिक परिस्थिति में वो हो सके, अंकुरित हो सके, गलत। प्रतिवर्ष, गलत। तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए, जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।